हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेम। हमने केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है। इस वीडियो से पहले हमने एक और वीडियो करी है जिसमें हमने बॉन्ड्स का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं और थोड़ा थोड़ा मैंने उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। ओके, और इस वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और कैसे हम मॉलिक्यूल्स की आयनिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप वीडियोस के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है हमारा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है ये कंप्लीट ट्रांसफर? क्योंकि जो हमारे एटम्स हैं उनको जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ओके, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ऑक्टेट का मतलब है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं और हमें पता है कि नोबल गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेबल बनने के लिए जो हमारी एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी ऐसे एटम को जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, अगर हम हाइड्रोजन की बात लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन के केस में होता है हमारा डबलेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन के केस में हमारा डबलेट होता है। ओके, डबलेट का मतलब होता है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हाइड्रोजन अपने डबलेट कंप्लीट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं हाइड्रोजन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। ओके, तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे NaCl की अगर मैं बात करूं, NaCl में क्या हुआ? Na ने क्या किया? सोडियम ने क्या किया? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। ओके, इस सोडियम ये क्या उसने फॉर्म कर लिया? कैटायन फॉर्म कर लिया और इस कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10, यानी कि 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। अब देखो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अब इसकी जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ओके, सिमिलरली जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्लोरीन ले लेता है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेके क्या एक्वायर कर लिया? नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया? हमारा एनायन बन गया। ओके, 17 तो था हमारे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास, एक उसने ले लिया। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। ओके, यानी 2, 8 and 8, यानी अब इसका भी क्या हो गया? हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसने क्या कर लिया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। अब दोनों ने क्या किया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। कैसे? अपने इसने सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में। और क्या बन गया? हमारा कंपाउंड बन गया NaCl। ओके, तो हमारा आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? देखो मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड बनता है हमारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। फॉर एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? ये सोडियम का क्या बन गया? कैटायन बन गया और क्लोरीन का क्या बन गया? एनायन बन गया। तो इन दोनों, ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज में और इस नेगेटिव चार्ज में क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ओके, तो इस सोडियम में और क्लोरीन में क्या हुआ? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हुआ? हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हुआ? हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस तरह से हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो ट्रांसफर से नहीं बनता इलेक्ट्रॉन की, पर ट्रांसफर की वजह से बनता है। ट्रांसफर की वजह से क्या होते हैं? मेटल्स जो है हमारे कैटायंस फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स जो है हमारे एनायन फॉर्म करते हैं। और फिर जो कैटायन और एनायन है इनमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। ओके, तो होप आपको समझ आए कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारा मेटल और नॉन मेटल में फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड। किस में फॉर्म होता है? हमारे मेटल में और नॉन मेटल में।
पर यानी मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, हमारे केटायंस फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने अभी सोडियम बताया। नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने क्लोरीन में बताया। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन क्या है हमारा, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। ये हमारे दोनों ही नॉन मेटल्स है, N भी नॉन मेटल है और H भी नॉन मेटल है, पर दोनों मिलके फिर भी क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। ये हमारे एक एक्सेप्शन है जिसमें जो नॉन मेटल्स है वो एज ए कैटायन बिहेव करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बाकी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उसमें मेटल्स ही हमारे कैटायन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स हमारे एनायन फॉर्म करते हैं, और उसमें क्या होता है हमारे फिर जो है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। ओके, तो अब हम इसका एक पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखो हम सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा जो मेटल है। अगर मैं यहाँ पर NaCl का एग्जांपल लेके चलूँ, देखो NaCl में क्या हुआ, Na ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्या बनाया हमारा, Na पॉजिटिव बनाया। तो मैंने बताया जब भी हम मैंने जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, इससे जो पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था। तो जब भी हमें अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी दे के हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और उस एनर्जी को मैंने बताया था कि वो एनर्जी क्या होती है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, यानी हमें ये देनी पड़ती है, और देनी पड़ती है तो ये क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। मैंने बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, यानी कि हमें यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन में क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और क्लोरीन में ऐड करके क्या बनाया, क्लोरीन Cl नेगेटिव एनायन बना दिया। ओके, यानी इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ा है, और ऐड करने पे क्या होता है, जो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मैंने बताया था, तो दोनों कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर जो है हमें एनर्जी गिवन होगी और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली अब क्या होगा, इस कैटायन में और इस एनायन में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर एक मेटल कैटायन और एक नॉन मेटल का एनायन जब जुड़ के क्या बनाएगा, हमारा कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो भी क्या होगा, हमारा जो ये हमेशा गैसेस में होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। जब भी हमारे कंपाउंड फॉर्म करे तो ये दोनों के दोनों आयंस जो हमारे गैसेस स्टेट में होने चाहिए। जब भी हमारा कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो हमारी एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी रिलीज को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या कहेंगे हम, लैटिस एनर्जी। ओके, जब भी हमारे ये दोनों आयंस जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और उस एनर्जी रिलीज को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो यानी यहाँ पर 3 प्रोसेसेस होती है। एक बार क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से उस इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन में नॉन मेटल में ऐड होगा, फिर उन दोनों के बीच क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन से क्या होगा, हमारी एनर्जी रिलीज होगी। यानी यहाँ पर ये 3 चीज़ें होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। यानी यहाँ पर 3 चीज़ें डिपेंड करती है। अब आपको पता है कि जब भी हमारा कोई भी कंपाउंड स्टेबल या मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, है ना। यानी उसकी जो एनर्जी है, जितनी उसकी एनर्जी कम होगी उतना ही वो स्टेबल होगा। यानी एनर्जी कब होगी, जब गिवन एनर्जी तो बहुत कम हो और रिलीजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो ही हमारी किसी भी कंपाउंड की एनर्जी जो है वो
कम होगी जब हम एनर्जी जो दे रहे हैं वो कम से कम दे, और जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो, तभी तो एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिलीजिंग एनर्जी है जब, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी जब हमारी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी से, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होने से यहाँ पर क्या होगा, तभी जो है हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके यानी आपको समझ आया कि आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी से, यानी जो एनर्जी रिलीज्ड है वो ज़्यादा होगी हमारी एनर्जी गिवन से। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये लैटिस एनर्जी एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए बॉर्न हार्बर साइकिल की और ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी इसके बाद, जिसमें हम लैटिस एनर्जी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो अभी मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि जो लैटिस एनर्जी होती है, जब ये हमारे एनायन और कैटायन का इंट्रैक्शन होता है तो हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है। इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके तो यहाँ पे आपको ये समझ आए कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके अब हम बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। अगर हमें ऑर्डर निकालना हो अगर आपको ऑर्डर निकालना हो तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड किस किस बीच में फॉर्म होता है, मेटल में और नॉन मेटल में हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, मैंने बताया था। तो जितना हमारा मेटेलिक करेक्टर होगा, मेटेलिक करेक्टर जितना ज़्यादा होगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा। आयनिक बॉन्ड करेक्टर या आयनिक करेक्टर अगर मैं इसको बोलूँ, उतना ही हमारा आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा जितना हमारा मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा और जितना हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ओके जब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है और मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है, और अलोंग द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है। ओके देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ये हमारे 4 हमें कंपाउंड्स दे रखे हैं मॉलिक्यूल। तो आपको ये बताना है कि इसमें से हमारा आयनिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो आप देखो यहाँ पर जो है हमारा नॉन मेटल जो है वो तो है हमारा सेम, यहाँ पर हमारा नॉन मेटल्स तो सेम है, यानी आयनिक करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ हमारे मेटल्स पे। और ये क्या है, अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं, अलोंग द ग्रुप ही है ना ये हमारा। तो अलोंग द ग्रुप मैंने आपको बताया था, जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो अलोंग द ग्रुप क्या होता है, हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, यानी लिथियम से लेके रुबीडियम तक हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज किया, और जितना हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा उतना ही हमारा आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। यानी जब हम यानी कि RbCl देन KCl देन NaCl देन NaCl, आयनिक करेक्टर जो है इसमें जो है LiCl से RbCl में इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, अलोंग द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था, और ये क्या हुआ, इसलिए जो हमारा LiCl है ये यूजुअली कोवलेंट होता है। ये क्या होता है, कोवलेंट होता है, क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर बहुत कम होता है, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कोवलेंट की ओर शिफ्ट हो जाता है, और बाकी ये सारी आयनिक होती हैं और आयनिक का ऑर्डर यही होगा। ओके सिमिलरली अगर मैं ऐसे बात करूँ, फॉर एग्जांपल NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब यहाँ पर इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ कि हमारे मेटल्स जो है वो सेम है, मेटल्स जो है वो सेम है, और बचे क्या हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का क्या है, ये अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं, हमारे नॉन मेटल्स कहाँ जा रहे हैं, अलोंग द ग्रुप ही जा रहे हैं। और अलोंग द ग्रुप क्या होता है, हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो यानी कि मेटल्स तो सेम है, यानी हमें मेटल करेक्टर तो यहाँ पे देखना नहीं, हमें क्या देखना है यहाँ पे, नॉन मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि क्या हमारे नॉन मेटल से डिफरेंट है। अलोंग द ग्रुप क्या होगा, हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो
सॉरी डिक्रीज करता है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो NaF का आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू NaCl देन NaBr। ओके, ये हमारा ऑर्डर होगा। आपको बस ये देखना है कि नॉन मेटल्स और मेटल्स, जितना हमारा मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही हमारा आयनिक स्ट्रेंथ होगा, और जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक स्ट्रेंथ होगा। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का ऑर्डर क्या होता है, अलोंग द, ये इस टाइप से नॉन मेटेलिक करेक्टर अलोंग द जो हमारा पीरियड है इंक्रीज करता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और अलोंग द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर हमारा डिक्रीज करता। तो हम ऐसे हम निकालते हैं आयनिक करेक्टर या आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, इफ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड की कौन कौन सी आयनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज होती है, आयनिक कंपाउंड्स क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स जो है यूजली हमारे सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl कॉमन सोल्ट, वो हमेशा क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड, जब मैं कहूँ सारे ही आयनिक कंपाउंड्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, फर्स्ट थी हमारी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में कौन से फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारी क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है कि ये है ना क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे हमारे सोडियम, मैंने NaCl का बताया आपको एग्जांपल, तो NaCl भी क्या होगा, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है इस टाइप से। यहाँ पर जो है हमारा बीच में जो है, अगर मैं Na बोलूँ तो यहाँ पर क्या होगा, अप डाउन एंड राइट लेफ्ट। उसके बाद अगर ये बीच में है तो आगे वाले फेस में यहाँ पर एक क्लोरीन होगा इस टाइप से, और इस टाइप से पीछे वाले फेस में भी जो है क्लोरीन होगा। ओके, इस टाइप से यहाँ पे सारे क्या होंगे, Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो गए। यानी कि एक सोडियम हमारा जो है वो 6 Cl नेगेटिव आयंस के साथ अटैच होता है। ओके, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ओके, ये चीज़ हम सॉलिड स्टेट हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। जब हम सॉलिड स्टेट करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनका क्रिस्टल लैटिस होता है। ओके, थर्ड है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं NaCl का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या LiCl का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो हमने अभी देखा था कि NaCl का जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू LiCl, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू LiCl। यहाँ से हम बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ओके, फोर्थ है हमारा सॉल्युबिलिटी। क्योंकि हमारे आयनिक, आपने एक चीज़ पढ़ी है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है कि पोलर कंपाउंड्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे डिजोल्व होंगे। अब पोलर और नॉन पोलर से मेरा मतलब ये है, पोलर और नॉन पोलर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे कि NaCl हो गया, जैसे ये क्या है हमारा पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, यानी कि इनके पोल्स अलग है, एक पॉजिटिव है एक नॉन पॉजिटिव है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ये कैसा कंपाउंड है हमारा, पोलर। और सॉल्वेंट अगर हम पोलर की बात करें जैसे कि H2O,
तो यानी H2O भी क्या है, हमारा पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, पोलर। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो जो है हमारे H2O जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में बहुत ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, जो H2O है ये हमारा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, अप्रोक्स 80 होता है। तो 80 का मतलब है कि ये जो है इस आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड है इसको 1/80 टाइम वीक करके तोड़ सकता है। 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है जो ये हमारा सॉल्वेंट है वो इस आयनिक कंपाउंड को 1/80 टाइम ब्रेक कर सकता है। किस स्ट्रेंथ से ब्रेक कर सकता है, मतलब इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो उसको इस तक कम कर सकता है। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उतना ही ये जो सॉल्वेंट्स है वो इसके बॉन्ड को वीक करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है इसलिए हमारे आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में ईजिली डिजोल्व हो जाएंगे। सेकेंड थिंग है हमारा D2O। D2O का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो अप्रोक्स 78 के अप्रोक्स होता है। तो 78 के अप्रोक्स होने के कारण जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो D2O में थोड़े से लेस सोल्यूबल होता है दैन एज कम्पेयर टू H2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। D2O का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू H2O, तो इसलिए D2O में जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो थोड़े से कम डिजोल्व होते हैं एज कम्पेयर टू H2O। फिफ्थ है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में या फिर मैं कहूँ एक्वस स्टेट में जो है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि उनमें वो आयंस से बने होते हैं और आयंस जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो हमारे मोल्टन में या फिर एक्वस स्टेट में क्या होते हैं, हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फिजिकल स्टेट कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स है वो यूजली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और फिर उनमें क्या होता है, क्रिस्टलिटीज होता है, यानी वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। थर्ड है इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, तो इनको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ब्रेक करने के लिए। फोर्थ है सॉल्युबिलिटी। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि हमारा H2 हो गया, और कंडक्टिविटी मोल्टन और एक्वस स्टेट में जो है ये सॉल्यूबल होंगे। ओके तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की, ये था हमारा आयनिक कंपाउंड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वीडियोस को मिस मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और नहीं लगती तो प्लीज़ ज़रूर बताओ, ताकि मैं जो है उन गलतियों को सुधार सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।